नमस्कार, मैं हूं राहुल कोटियाल। मकर संक्रांति के साथ ही आप सभी को उत्तराखंड के लोक पर्व उत्तरायणी, मकरैणी, घुघुतिया, पुसोड़िया, मकरैण, मकरैणी, उत्तरैणी, उत्तरैण, घोलडा, घोला, चुन्यात्यार और खिचड़ी संक्रांत की ढेर सारी बधाई। जिन लोगों को यह सुनकर आश्चर्य हो रहा है कि एक ही त्योहार के इतने सारे नाम कैसे हो सकते हैं, उन्हें शायद ये जानकर और भी आश्चर्य हो कि ये पर्व सिर्फ हमारी सांस्कृतिक विरासत का ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक चेतना का भी त्योहार है। इसे विस्तार से समझने के लिए आप 12 मासा का ये कार्यक्रम देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फिलहाल शुरू करते हैं अपना साप्ताहिक बुलेटिन एक्स्ट्रा कवर। बीते 1.5-2 सालों में अपना उत्तराखंड आपदाओं के अलावा अगर किसी कारण राष्ट्रीय सुर्खियों में छाया रहा तो वो था भर्ती घोटालों का मामला। हालांकि ये भर्ती घोटाले भी प्रदेश के लिए किसी आपदा से कम नहीं, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, पीपली लाइव में 4 दिनों का जमघट लगने के बाद आखिर कौन पूछता है कि नत्था का क्या हुआ। कुछ वैसा ही इस मामले में भी हो रहा है। पूरे देश में धूम मचाने वाला उत्तराखंड भर्ती घोटाला, जिसने राज्य के हजारों नत्थाओं के भविष्य को हाशिए पर धकेल दिया, वो मामला कैसे करीने से ठंडे बस्ते में सरकाया जा रहा है, इसकी एक बानगी देखिए। आपको याद होगा कि जुलाई 2022 में UKSSC यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा पेपर लीक का पिटारा खुलने के साथ ही उत्तराखंड सचिवालय के 2 नवनियुक्त अपर निजी सचिव सूर्य प्रताप सिंह और गौरव कुमार चौहान भी STF के हत्थे चढ़े थे। इन दोनों की गिरफ्तारी पेपर लीक करने और इसके बदले लाखों रुपए कमाने के आरोप में हुई थी। कॉर्पोरेट की जुबान में कहें तो इसमें POV ये था कि दोनों की सचिवालय में नौकरी ही अभी 6 महीने पहले लगी थी। इन दोनों के तार नकल माफिया से जुड़ने पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर निजी सचिव परीक्षा में भी सेंधमारी को लेकर सवाल उठे। संदेह व्यक्त किया जाने लगा कि कहीं ये दोनों भी इसी नेटवर्क के जरिए सेवा में आए हों और अब खुद भी नकल माफिया के नेटवर्क से जुड़ गए हों। लेकिन उस वक्त जांच एजेंसी एक नया पिटारा खोलने की स्थिति में नहीं थी, तो APS परीक्षा में नकल का सवाल जैसे तैसे दफन हो गया। हालांकि सूर्य प्रताप सिंह और गौरव चौहान इस बीच गिरफ्तार किए जा चुके थे, इसलिए कार्मिक विभाग के नियमानुसार उन्हें 23 अगस्त को निलंबित भी कर दिया गया। लेकिन फिर जैसा भर्ती घोटाले के अन्य आरोपियों के साथ हुआ, उक्त दोनों APS भी महज 2 महीने में ही जमानत पर रिहा होने के बाद तत्काल ही सचिवालय में योगदान देने पहुंच गए। अब उत्तराखंड सचिवालय संघ ने इन दोनों के समर्थन में मुख्यमंत्री को लंबा चौड़ा पत्र लिखा है। संघ के पत्र का आधार यह है कि इन दोनों कर्मचारियों के निलंबन को करीब 1.5 साल बीत गया है, इसलिए उन्हें ससम्मान बहाल किया जाए। संघ ने कहा है कि STF ने अब तक इन दोनों कार्मिकों पर लगे आरोपों के साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराए हैं और जो आरोप लगाए भी हैं वो महज मौखिक बयान भर हैं। सचिवालय संघ ने एक और तकनीकी पहलू उठाते हुए कहा है कि यदि निलंबित कर्मचारी को 6 महीने के अंदर भी आरोप पत्र नहीं सौंपा जाए तो नियम कहता है कि उसे सीधे बहाल किया जा सकता है। पत्र में यह मासूम दलील भी दी गई है कि निलंबन से न सिर्फ किसी कर्मचारी को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बल्कि इससे उनके आत्मसम्मान, जी हां आप ठीक सुन रहे हैं, उनके आत्मसम्मान को भारी ठेस पहुंचती है। संघ के पत्र में यह भी खुलासा किया गया है कि इस मामले में कुछ और सरकारी कर्मचारी भी गिरफ्तार हुए थे, वो सभी जमानत पर रिहा होने के बाद बहाल किए जा चुके हैं। इसलिए श्री सूर्य प्रताप सिंह और श्री गौरव कुमार चौहान को भी बहाल करना तो बनता है। कुल मिलाकर जो हुआ सो हुआ, अब मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। बल्कि इसके बजाय ऐसे लोक सेवकों को पुरानी पेंशन दिलाने पर ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए। आखिर बैसाखू सिंह और चैतूराम के बेरोजगार लड़कों के भविष्य के लिए भला ये दोनों APS और कितना परेशान होंगे। वैसे देखा जाए तो सचिवालय संघ की दलीलों में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है, बल्कि कानूनन तो ये लोग वही मांग रहे हैं जो दोनों कर्मचारियों का अधिकार बनता है। सारा ठीकरा अंततः जांच एजेंसियों के सर फोड़ दिया जाए, बता दिया जाए कि एजेंसी समय पर जांच पूरी नहीं कर सकी, तो कानून का वो सिद्धांत तो लागू होगा ही कि जब तक कोई दोषी सिद्ध ना हो जाए उसे निर्दोष ही माना जाता है। लिहाजा भर्ती घोटाले के सभी निर्दोषों या मासूमों को उनका हक तो मिलना ही चाहिए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस पूरे भर्ती घोटाले के कथित मास्टरमाइंड यानी सर्वोच्च मासूम हाकम सिंह कल बाइज्जत बरी कर दिए जाएं और अंततः कानूनी लूप होल्स में से सभी आरोपित फिसल फिसल कर बाहर आ जाएं। तब अगर इन भर्ती घोटालों में ठगे गए हजारों युवा सवाल उठाएं कि आखिर उनके भविष्य की हत्या किसने की, तो उन्हें बता दिया जाएगा कि नो वन किल्ड जेसिका। लेकिन पैराडॉक्स देखिए कि यह सब उस राज्य में हो रहा है जो देश के सबसे कठोर नकल विरोधी कानून बनाने का दावा करता है। सचिवालय संघ का यह पत्र धाकड़ धामी के सामने उनके कानून के बेमानी होने की मुनादी तो करता ही है, साथ ही कुछ बुनियादी सवाल भी उठाता है। सवाल ये कि गिरफ्तारी के समय उक्त दोनों कर्मचारी प्रोबेशन पीरियड पर थे, क्या तब भी धाकड़ सरकार को उन्हें कोर्ट की लंबी प्रक्रिया जारी रहने तक संदेह का लाभ देना चाहिए था?
क्या उन्हें तभी सेवा से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए था? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों को मिले आरक्षण के जरिए जब कोई युवा आयोग की परीक्षा पास करने के बाद भी सेवा में आता है तो उसे सिर्फ एक कार्यालय आदेश से ही बाहर कर दिया जाता है। वही व्यवस्था पेपर बेचने वाले संदिग्ध सरकारी कर्मचारियों के प्रति इतनी उदार कैसे हो जाती है? नैतिक सवाल कर्मचारी संगठनों से भी पूछा जाना चाहिए कि नौकरियों की इस लूट में वो आखिर किसके साथ खड़े हैं। इससे पहले विधानसभा से हटाए गए बैकडोर वाले कर्मचारियों को फिर सेवा में लेने के लिए भी कर्मचारी संगठन और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रमुख नेता तक सड़क से लेकर सीएम दरबार तक जोर मार चुके हैं। एक तरफ हम मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर बना रहे हैं और दूसरी तरफ सार्वजनिक जीवन में मर्यादा बस आंख बचाने की औपचारिकता तक सीमित रह गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि राम राज आने और पूरे राज के ही राम भरोसे हो जाने में क्या फर्क है। बहरहाल इसी हफ्ते पुलिस मुख्यालय ने बावर्दी रील्स बनाने वाले पुलिस कर्मियों को सख्त चेतावनी देते हुए विभागीय कार्मिकों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी भी जारी कर दी है। इस गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि पुलिस कर्मियों को थाना, चौकी और पुलिस लाइन के आयोजनों को भी टेलीकास्ट करने से पहले अपने उच्च अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। सबसे अहम बात यह कि पुलिसकर्मी अपनी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग से कोई कमाई नहीं कर पाएंगे। देखा जाए तो यह समय के अनुकूल एहतियातन कदम है, लेकिन अपने छुयाल और फसकबाज पूछ रहे हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री ही मल्टी कैमरा पर शूट हुई मेलोड्रामा का ढोल बजाती रील धड़ाधड़ पोस्ट कर सकते हैं, तो क्या इन सरकारी कर्मचारियों को अपने अदने से मोबाइल पर बनाई गई रील डालने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए? और चलिए अगर ये मान भी लें कि प्रधानमंत्री तो राजनीतिक व्यक्ति हैं या उनके लिए तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन अनुशासित सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे में फिर सवाल उठता है कि क्या ऐसी कोई पॉलिसी उन लबासना ग्रेजुएट के लिए भी होगी जो लोक सेवक के लबादे में फुल टाइम यूट्यूबर हुए जा रहे हैं। लबासना ग्रेजुएट यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी मसूरी के साहब लोग। इसी राज्य के यूट्यूबर बन चुके कुछ अफसर तो कभी होटल ढाबों की दाल में कीड़े पकड़ते नजर आते हैं, कभी किसी शहर में ऊंचे पुल के नीचे सुनसान जगह पर करीने से छुपाए गए शराब के पौवे पकड़ते हैं, और कभी पान की गुमटी में अचानक छापा मारते हुए गुटखा बीड़ी बेचने वाले को धर दबोचते हैं और मिलियन व्यूज पाते हैं। ये सब वो 360 डिग्री कैमरों की मौजूदगी में करते हैं। ये बात और है कि इन कैमरा जीवी साहब को कभी अवैध खनन से छलनी होती गौला, रामगंगा, कोसी या दाबका का दर्द नजर नहीं आता। यूट्यूबर बन चुके साहब लोगों का ये आचरण कई सवाल खड़े करता है। पहला सवाल तो यही है कि वो दाल में कीड़े तलाशें, लेकिन होटल ढाबे मालिक को ऑन कैमरा कैसे अपमानित कर सकते हैं? क्या उनको निजता का अधिकार नहीं, या उनके लिए कानून का वो सिद्धांत ही लागू नहीं होता जो कहता है कि दोषी साबित होने तक वे भी निर्दोषी समझे जाएं? बड़े से बड़े अपराधी को पुलिस मीडिया के सामने भी चेहरा ढककर पेश करती है, लेकिन साहब का कैमरा है कि गुमटी वालों और गुर्बत में किसी तरह आजीविका चलाने वालों के खिलाफ फैसला ऑन द स्पॉट कर देता है। दूसरा सवाल यह है कि उत्तराखंड के सैकड़ों युवा, गृहिणियां और बेरोजगार ब्लॉगिंग या सोशल मीडिया से आजीविका कमा रहे हैं, लेकिन लबासना ग्रेजुएट वाला राजकाज का एक्सक्लूसिव जोन किसी को भी हासिल नहीं है। तो ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ ना साहब। जब आप यूट्यूबर हैं और यूट्यूब के मैदान में उतरे ही हैं, तो फिर सरकारी ठसक को किनारे रखिए और खुलकर ही आ जाइए, सौरभ जोशी की तरह कहते हुए हेलो गाइस। सवाल यह भी उठता है कि ये लोक सेवक आखिर इतने बेलगाम कैसे हो जाते हैं? इसका एक जवाब तो यह हो सकता है कि समाज आमतौर पर इतना ही अपरिपक्व होता है कि वो अतिरेक से भरपूर रजनीकांत की फिल्मों को ही सच मानने लगता है। इसलिए साहब लोग रजनीकांत से भी ज्यादा फिल्मी स्क्रिप्ट लेकर छापे मारने जाते हैं और लाखों व्यूज पाकर दमदार प्रशासक का ठप्पा भी लगा लेते हैं। इसमें एक नंबर की कमाई जो है सो अलग, और दूसरा कड़वा सच ये है कि हमारे जनप्रतिनिधि इन लोक सेवकों के आगे हरदम हाथ फैलाए रहते हैं और स्मार्ट बॉयज उनके हाथ में चवन्नी रखकर खुद 12 आने का सौदा कमा लाते हैं। सीरियसली, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी को अब अपने पाठ्यक्रम में सोशल मीडिया पॉलिसी शामिल कर ही लेनी चाहिए, वरना पहले से ही बदनाम हमारी नौकरशाही और भी फिसलन भरी राह पर फिसलती जाएगी। आगे बढ़ते हैं अब उस खबर की तरफ जिसने इस हफ्ते फील गुड करवाया। बदले वक्त की ये तस्वीर बीते दिनों पलायन से सर्वाधिक प्रभावित पौड़ी जिले के बीरोंखाल ब्लॉक से आई। यहां बैजरों के निकट फरसाड़ी ग्राम पंचायत में आयोजित महिला क्रिकेट प्रतियोगिता चर्चाओं में है। इस आयोजन के पीछे कुंजेश्वर महादेव समिति की अहम भूमिका रही। दरअसल समिति लंबे समय से गांव में युवाओं के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित करवाती रही है, लेकिन इस बार आयोजन समिति ने महिलाओं को भी मौका देने का निर्णय लिया। देखते ही देखते आसपास के 32 गांवों की महिला टीमों ने टूर्नामेंट में एंट्री ले ली। समिति की ओर से महिलाओं को बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग के साथ ही क्रिकेट के सामान्य नियमों का भी औपचारिक प्रशिक्षण दिया गया। इस तरह 7 जनवरी से संभवतः पहाड़ में
पहले ऑल विमेन महिला क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। दैनिक जागरण की एक खबर के अनुसार इस प्रतियोगिता में सेमीफाइनल मुकाबला हो चुका है और अब पुरुष वर्ग के मुकाबले चल रहे हैं। दोनों वर्गों का फाइनल 20 जनवरी के बाद रखा गया है और विजेता टीम को 5100 रुपए का पुरस्कार दिए जाने की भी घोषणा हुई है। इस प्रतियोगिता में सुकई, सेरा तल्ला, दरिया, बैजरों, गढ़कोट, नानस्यू, चीणागैरी और चौखाल सहित कई गांवों की महिलाएं भाग ले रही हैं। अमर उजाला में प्रकाशित राकेश खंडूरी की रिपोर्ट के अनुसार सेमीफाइनल मुकाबले में कुसुम ने सिर्फ 18 गेंदों पर 47 रन पीट डाले, जिनमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। उनकी प्रतिभा देख हर कोई हैरान था। कुसुम ने अपनी शानदार पारी को गांव के लिए प्रस्तावित सड़क को समर्पित किया है और आखिर करे भी क्यों नहीं, वो खुद 10 किलोमीटर पैदल चलकर ये मैच खेलने पहुंची थी। कुंजेश्वर महादेव समिति के उपाध्यक्ष मुकेश रावत के हवाले से अखबार ने लिखा है कि इस साल की सफलता को देखते हुए वे इसे अगले साल और बड़े पैमाने पर आयोजित करने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात है, जब पुरुषों के अभाव में महिलाएं हल चलाने जैसे परंपरागत काम कर सकती हैं तो फिर क्रिकेट में हाथ आजमाने में क्या बुराई है। वैसे भी उत्तराखंड की बेटियों एकता बिष्ट, स्नेहा राणा, मानसी जोशी और शेफाली वर्मा ने भारतीय टीम की जर्सी पहनकर साबित किया है कि पहाड़ की महिलाओं में क्रिकेट का हुनर भी खूब भरा हुआ है, बस उन्हें मंच मिलने की देरी है। क्या पता बीरों खाल की यह शुरुआत एक नया अध्याय शुरू कर रही हो। वैसे भी उत्तराखंड के पहाड़ सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने में कई बार आगे रहे हैं और उत्तराखंड की महिलाएं इसमें हमेशा ही अग्रणी रही हैं। तो बताइए, हाउस दैट? इधर देश में जारी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के बीच धामी सरकार ने भी 22 जनवरी तक प्रदेश में सांस्कृतिक महोत्सव मनाने की घोषणा की है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के असमंजस के बीच भाजपा ने तो अपने विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों की ड्यूटी मंदिरों में तक लगा दी है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन उत्तराखंड में ड्राई डे यानी शराबबंदी भी रहेगी। अब सरकारी कर्मचारी भी मांग कर रहे हैं कि इस दिन सार्वजनिक छुट्टी कर दी जाए तो रामराज का पूरा फील आ जाए। लेकिन रामराज की तैयारी के बीच देहरादून नगर निगम से आई एक खबर याद दिलाती है कि नहीं, हम लोग कलयुग में ही जी रहे हैं। सूचना के अधिकार के जरिए यह खुलासा हुआ कि हम राम को लाए हैं कि स्वघोषणा करने वाली पार्टी के बहुमत वाले बोर्ड में सफाई कर्मचारी रखने के नाम पर बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। पता नहीं 22 जनवरी के बाद वंचित समाज को मंदिरों, मठों और धार्मिक अनुष्ठान पूरा करने में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन यह खुलासा जरूर हो गया है कि देहरादून नगर निगम में सफाई कर्मचारी के नाम पर कई शर्मा जी, गुप्ता जी, नैथानी जी, रावत जी और अग्रवाल साहब के बालक तनख्वाह पा रहे हैं। नगर निगम की प्रशासक डीएम देहरादून की प्रारंभिक जांच में भी ये बात सामने आई है कि जिन कर्मचारियों के खाते में तनख्वाह जमा किए जाने की बात हो रही है, उनकी जगह कोई और ही काम कर रहा है। इधर डीएम ने जांच को लेकर तेवर दिखाए और उधर भाजपा के पार्षदों ने अपनी ही सरकार के अधीन चल रहे नगर निगम के खिलाफ धरना तक दे डाला। बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि क्या डमी कर्मचारियों के नाम पर प्रभावशाली वर्ग यहां भी किसी वंचित का हक मार रहा है? अब इस सवाल का जवाब तो देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ही दे सकते हैं। जी हां, वही गामा जी जिनके नाम उत्तराखंड का सबसे सफल स्टार्टअप खड़े करने का रिकॉर्ड दर्ज है। गामा जी ने सिनेमा हॉल के बाहर चाउमीन बेचने से कारोबार शुरू किया और देखते ही देखते राजनीति के रास्ते अपना विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। बेचारे इस कदर जमीन से जुड़े रहे कि भ्रष्टाचार को लेकर सो कॉल्ड जीरो टॉलरेंस बरतने वाले अपने खास मुख्यमंत्री के जमाने में अपनी बेटी को पीआरडी की 10,000 वाली अस्थायी नौकरी दिलाने से भी वो पीछे नहीं हटे। इससे पहले वो अपनी पत्नी को भी विधानसभा में बैकडोर से मिलने वाली नौकरी करवा चुके थे। त्याग की ऐसी मिसाल आखिर और कहां मिलेगी? गामा एंटरप्राइज को ही स्टार्टअप की दुनिया में यूनिकॉर्न कहा गया है। इस पर भी तुर्रा ये कि उन्होंने ये सब बिना किसी एंजल इन्वेस्टर के किया है ना अमेजिंग? तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। बुलेटिन पर अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा और अगर आपके पास भी कोई एक्स्ट्रा कवर से निकलती खबर हो तो हमें नीचे दी गई मेल आईडी पर आप लिख भेजिए। अगले हफ्ते कुछ और एक्स्ट्रा कवर को समेटते हुए हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए सिमनिया पैलाग, नमस्कार।